आज हम शुरू करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो उसका इंट्रोडक्शन ही है, जो हमारा कल हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो सब थोड़ा उसका ओवरव्यू इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंसिंग, परमानेंट फाइनेंसिंग और फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और फाइनेंसिंग ऑफ टेम्पररी और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल और न्यू ट्रेंड्स, ये सब इसमें हम करेंगे। तो अब पहला तो हमने क्या क्या पढ़ा था। जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो हमने टू टाइप्स का पढ़ा था। एक पढ़ा था फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड, अब इसमें जो है थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दोबारा से यहाँ पर है जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो कोई भी कंसर्न कंसर्न मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस या फर्म या कंपनी जो होती है, ठीक है, उसमें एक पार्ट जो होता है वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अगर हमने शॉप की है तो शॉप में जो कुछ मटेरियल है, जो हमारा मटेरियल है, जो हमारे गुड्स हैं, वो परमानेंटली हमारे शॉप में रहते हैं। मान लो 2 लाख का सामान या 3 लाख का, 4 लाख का सामान जो है वो परमानेंटली जो है शॉप के अंदर रहता है, और कुछ जो है हमारा हमारे डेटर्स के पास पैसा कुछ रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है परमानेंट इन्वेस्टमेंट उसमें रहता है। तो और इन फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज सो बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमेशा मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स जो है हमें कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होता है एंटरप्राइज में, उसकी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो कुछ ना कुछ हमें स्टॉक रॉ मटेरियल जो है वो रखना ही पड़ेगा। अपने फिनिश्ड गुड्स जो है कुछ ना कुछ रेडी रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारा कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो प्रोसेसिंग में रहेगा ही रहेगा। तो कुछ पार्ट जो है, कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वर्किंग कैपिटल का, वो हमारा फिक्स्ड रहता है। तो मिनिमम वो कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एट एनी टाइम। ठीक है, उसको हम बिल्कुल भी रिड्यूस करने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, वो मिनिमम हमें उतना रखना ही पड़ता है। तो मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स गिव राइज टू परमानेंट, और जो मिनिमम हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, उससे हमारा क्या होता है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो जाता है। ठीक है, एज दिस पार्ट, क्योंकि ये जो पार्ट है वर्किंग कैपिटल का वो परमानेंटली ब्लॉक रहता है हमारे करंट एसेट्स में। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह से कुछ अमाउंट जो है वर्किंग कैपिटल का, वो हमें अपनी सीजनल डिमांड्स या स्पेशल एक्सीजेंसीज को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि प्राइस बढ़ जाए, स्ट्राइक्स हो जाए, या जैसे अभी लॉकडाउन लगा था वो हो जाए, तो कुछ हमें जो है एक्सीजेंसीज के लिए या सीजनल डिमांड के लिए भी अपना रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, उसके हिसाब से चेंज होता है। जब सीजन आता है तो वो बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट हमारा मटेरियल में। जैसे अभी जो है सर्दियों का सीजन आ रहा है, तो जो हमारे वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनको जो है शॉप वालों को वुलन क्लॉथ्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खरीद के लाना पड़ेगा। अब जैसे गर्मियां आएंगी तो कूलर वालों को कूलर खरीद के शॉप में, इलेक्ट्रिक की दुकान वालों को कूलर, फैंस, इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो सीजनल या स्ट्राइक्स इसमें जो है उसमें हमें जरूरत पड़ती है इसकी। जो हमारा क्या होता है, ये पोर्शन जो वर्किंग कैपिटल का होता है, इससे हमारा टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल राइज हो जाता है। ठीक है, जो कि कैन नॉट बी परमानेंटली एम्प्लॉयड। जो उसमें परमानेंट नहीं होता, सीजन चला जाता है उसमें से हम पैसा निकाल लेते, मतलब और खरीदते नहीं है उसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो उसके बाद वो गेनफुल नहीं होता। अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके भी रखेंगे जो सीजन नहीं है, तो वो गेनफुल हमारे लिए नहीं होगा। तो जो फिक्स पोर्शन होता है वर्किंग कैपिटल का, वो जनरली फाइनेंस किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल सोर्सेज से, और जो टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से किया जाता है कैपिटल के। ठीक है, तो जो हमने सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमारा जो एक पूरा पोर्शन है, वही चीज समझ लो इसमें हमारा रिपीट होगा। बस उसमें जो हमने दो सोर्स पढ़े थे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो है वो हमारे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए हम यूज करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं वो हम अपने फिक्स पोर्शन के लिए, वर्किंग कैपिटल के फिक्स पोर्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हमें फिक्स पोर्शन वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस करना होगा तो उसके लिए हमारे लिए सही रहेगा कि हम उसको फिक्स कैपिटल सोर्सेज से करें। और अगर हमारा टेम्परेरी और वेरिएबल कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, उसको के लिए बेहतर रहेगा कि हम उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल से
रेज करें। ठीक है, तो कुछ सोर्सेज जो है फाइनेंस करने के वर्किंग कैपिटल के वो ये है, परमानेंट के और टेम्पररी के। तो परमानेंट मतलब परमानेंट के लिए कौन से हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज रहेंगे, और जो टेम्पररी है उसके लिए शॉर्ट टर्म वाले सोर्सेज रहेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज परमानेंट और फिक्स कैपिटल के लिए शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, प्लस फ्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हो सकता है यानी कि रिटेन्ड अर्निंग, और लॉन्ग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये जो है हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, किसके लिए, परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल के लिए। और हमारे टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से, ट्रेड क्रेडिट, accrued expenses, commercial papers, factoring और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट और कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके हमें सबके बारे में पढ़ना है। तो फाइनेंसिंग ऑफ परमानेंट और फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल क्या है, तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहाँ से फाइनेंस करना चाहिए हमें। ठीक है, तो जिससे कि हमारा अनइंटरप्टेड रहे, तो वो लॉन्ग टर्म से हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो है इसके ये है जो हमने ऊपर डिस्कस कर दिए हैं लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के। तो पहला है कौन सा, शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है परमानेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए। ठीक है, शेयर्स जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है परमानेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल को रेज करने के लिए। क्यों होता है, क्योंकि इसको हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में रिटर्न नहीं करना होता, और हमारा जो उसमें परमानेंट कैपिटल जो है कमिटेड हो जाता है फिक्स या परमानेंट लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में, तो वो हमारा जो है इसमें सही रहता है फिर। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें रिटर्न नहीं करना जल्दी से, और हम जो हमारा फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है उससे हम पैसा निकाल भी नहीं सकते जल्दी से। ठीक है, तो अ कंपनी जो है वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स को इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, डिफर्ड शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है पब्लिक कंपनी कोई डिफर्ड शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं उनके पास इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड के लिए रिस्पेक्ट में होते हैं, जो फिक्स रेट पे होता है, और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए होते हैं जब वाइंडिंग अप होती है कंपनी। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल राइट होता है इनका ओवर द इक्विटी शेयर। जब भी हमें डिविडेंड देने की बात आएगी, इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। जब भी रीपेमेंट की बात आएगी, तो हमारा वाइंडिंग अप के टाइम पे इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स को जो है कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होता है डिविडेंड का, कोई भी फिक्स चार्ज कमिटमेंट चार्ज नहीं होता है डिविडेंड का, नहीं होता है शेयर्स पर। ठीक है, तो ये तभी पे किया जाता है जब सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होता है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इसको पे किया जाएगा। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल कंपनी जो है वो रेज करती है मैक्सिमम अमाउंट परमानेंट कैपिटल का बाय इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो जहां तक के पॉसिबल हो सके जो परमानेंट हमारा वर्किंग कैपिटल है, फिक्स वर्किंग कैपिटल है, उसके लिए जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो परमानेंट कैपिटल कहाँ से इशू करती है, इशू ऑफ शेयर से अरेंज करती है। ठीक है, दूसरा होता है डिबेंचर्स। एक डिबेंचर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है। ठीक है, इसके डेट को एक्नॉलेज करने के लिए उसके शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये जो होता है एक ये भी इम्पोर्टेंट मेथड होता है लॉन्ग टर्म और परमानेंट वर्किंग कैपिटल को रेज करने का। डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, एक तरह से उसको डेट्स प्रोवाइड करते हैं डिबेंचर होल्डर्स। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको पे किया जाता है डिबेंचर्स पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए जो है हमें इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। डिबेंचर्स जो है वो फ्लोटिंग चार्ज होता है जनरली, डिबेंचर का फ्लोटिंग चार्ज होता है एसेट्स के ऊपर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो जब डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड होते हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है क्रेडिटर्स के ऊपर। सिक्योर्ड होने का मतलब कि अब उनके ऊपर मतलब कोई सिक्योरिटी होती है और फ्लोटिंग चार्ज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं और उसके बदले में हमने जो है अपनी मशीनरी से या अपने प्लांट से या अपने बिल्डिंग से उसको सिक्योर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी वाइंडिंग अप होगा, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा और डेटर्स को पेमेंट करने की बात आएगी,
तो जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं उनको बाकी क्रेडिटर से पहले जो है पेमेंट किया जाता है। ठीक है, मान लो अगर वाइंडिंग अप हो रहा है तो बिल्डिंग से अगर सिक्योर्ड है डिबेंचर, तो बिल्डिंग से बेच करके जो भी पैसा आएगा उसको पहले यूज किया जाएगा डिबेंचर्स को पेमेंट करने के लिए, बाद में बचता है तो दूसरे क्रेडिटर्स को उससे पे किया जाएगा। ठीक है, तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो कई वेरियस काइंड्स के हो सकते हैं, जैसे सिंपल, नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो वेरियस काइंड्स के डिबेंचर्स भी हो सकते हैं। फर्म जो डिबेंचर इशू करती है हमेशा उसको कई बेनिफिट होते हैं इसके, जैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, रिटेंशन ऑफ कंट्रोल, टैक्स बेनिफिट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं डिबेंचर्स में, जो इशू करने के बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, डेट से जो बेनिफिट होते हैं। थर्ड है पब्लिक डिपॉजिट। तो पहला था इक्विटी, पहला था शेयर्स। शेयर्स दो तरह के, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। दूसरा डिवेंचर्स, तीसरा पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स जो होती हैं ये फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ये डिवेंचर्स और शेयर्स नहीं होते हैं, ये उससे दूसरी चीज होती है। ठीक है, तो मतलब इसमें डायरेक्ट जो है उनसे पैसा कलेक्ट करती है फर्म, कंपनी डिपॉजिट्स लेती है, पब्लिक डिपॉजिट्स कहा जाता है। ये सोर्स जो होता है रेज करने का, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस, बहुत पॉपुलर है इन एब्सेंस ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। ठीक है, जब बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं होती तो उस केस में ये जो है बहुत पॉपुलर जो है सोर्स ऑफ फंड है। पब्लिक डिपॉजिट्स जो है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस इसकी होती हैं, जैसे बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये वाला कन्वीनियंट होता है। टैक्सेशन बेनिफिट भी इसके मिल जाते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नो नीड ऑफ सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं रखना होता। जब बैंक में जाएंगे अगर हम लोन लेने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाएंगे तो उस वहाँ पे तो हमें सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। जैसे डिबेंचर के केस में डिबेंचर भी सिक्योर्ड होते हैं तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी होती है, तो इस केस में भी वो सिक्योरिटी है नहीं। इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, इसमें हमारे इशूइंग जो हमारे वो होते हैं ना, कौन से होते हैं, फ्लोटेशन एक्सपेंसेस, वो सब भी इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो बट इट इज, लेकिन ये जो है फ्री फ्रॉम कुछ डेंजर से फ्री नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ जो है नुकसान होते हैं। इट इज अनसर्टेन, अनरिलायबल, अनसाउंड, इन इलास्टिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये अनसर्टेन होता है, अनरिलायबल होता है, अनसाउंड होता है। अनसर्टेन मतलब कोई भी पब्लिक पब्लिक जो है कभी भी अपना पैसा मांग मांग सकती है वापस। अनरिलायबल होता है, अनसाउंड होता है, अनइलास्टिक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है इसके ऊपर कुछ लिमिट्स लगाई हैं पर पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर। फोर्थ है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है हम अपने ही प्रॉफिट को, जो कंसर्न का जो सरप्लस अर्निंग्स है बिजनेस की, उसी को वापस से री इन्वेस्ट कर दिया जाए बिजनेस में, तो उसी को प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, यानी कि जो रिटेन्ड अर्निंग है उसी को लगा दिया जाए। इट इज एन, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है और मोस्ट सुइटेबल है एस्टेब्लिश्ड फर्म्स के लिए, जो एक्सपेंशन के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए, एटसेट्रा। ये मेथड जो फाइनेंस का है इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये चीपेस्ट होता है, कॉस्ट फ्री, रादर कॉस्ट फ्री भी होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसका कोई हमें जो है सिक्योरिटी भी रखने की जरूरत नहीं होती है। कोई डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर्स होते हैं उन्हीं का प्रॉफिट होता है, वापस उसी को रिटेन किया जाता है, तो कोई नए शेयर्स इशू नहीं होते, तो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी नहीं होता। इससे स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी इंश्योर हो जाती है और कौन पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। बट लेकिन एक्सेसिव रिजॉर्ट टू प्लफिंग, अगर हम ये ज्यादा ही इसको करने लगे, प्लफिंग करने लगे प्रॉफिट्स को, उससे मोनोपोलीज क्रिएट हो सकती है और मिसयूज हो सकता है फंड का, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड स्पेकुलेशन। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिफ्थ है हमारा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। ठीक है, ये भी जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स जो है प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को। ये सोर्स जो फाइनेंस का होता है ज़्यादा सुइटेबल होता है मीडियम टर्म डिमांड्स को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल की। इंटरेस्ट जो चार्ज होता है इन लोन के ऊपर वो फिक्स रेट पे चार्ज होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन जो होता है वो पेमेंट वापस पे करना होता है इंस्टॉलमेंट्स में।
ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स में वेरियस इंस्टॉलमेंट में रीपे करना होता है। ठीक है, तो ये 5 जो थे हमारे ये सोर्स हैं, कौन से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के हैं। ठीक है, जो कि हमारे यूज में आते हैं किसके लिए, परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो 5 कौन कौन से हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, फ्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सिंपल थ्योरी है एकदम। तो कोई डाउट हो कुछ टॉपिक के बारे में, किसी के बारे में पूछना हो इसमें से? है कोई डाउट किसी को? अब है हमारा फाइनेंसिंग ऑफ टेम्पररी और वेरिएबल शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल होती है, वेरिएबल या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होती है, उसको फाइनेंस करने के सोर्सेज, तो ये कुछ हमारे यहाँ पे सोर्सेज हमारे लिखे हुए हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, कमर्शियल पेपर्स, फैक्टरिंग और अकाउंट्स, फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट्स, रिसीवेबल क्रेडिट, फैक्टरिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, पहला है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट वो क्रेडिट होता है जो सप्लायर्स देते हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स देते हैं, यानी कि जिससे हम जो है अपने गुड्स खरीद रहे हैं, तो उससे हम गुड्स जो है वो क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो उसी को ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सप्लायर ऑफ गुड्स हमें क्रेडिट पे सामान देते हैं, वही ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। तो प्रेजेंट डे कॉमर्स में, ठीक है, इज बिल्ट अपॉन क्रेडिट। ठीक है, जो है बहुत ज्यादा मतलब फर्म्स जो हैं वो अपना सामान जो है ज्यादातर क्रेडिट पे खरीदती हैं। तो ट्रेड क्रेडिट अरेंजमेंट ऑफ अ फर्म जो है विद इट्स सप्लायर्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो ये अपने सप्लायर्स से जो है ये क्रेडिट का जो अरेंजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। तो क्रेडिट वर्दीनेस जो है फर्म की और कॉन्फिडेंस ऑफ सप्लायर जो होता है मेन बेसिस होता है, यानी कि जो सप्लायर होता है अगर वो उसके बारे में विश्वास होता है कि हाँ ये हमें पे कर देगा, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर, उसकी वर्दीनेस के ऊपर फर्म की भरोसा होता है, तो उसी के बेसिस पे जो है सप्लायर इसको क्रेडिट पे सामान देते हैं, सिक्योरिंग ट्रेड क्रेडिट। अदरवाइज जो है अगर भरोसा नहीं होता है क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये मोस्टली ग्रांटेड ऑन एन अकाउंट, ओपन अकाउंट बेसिस। ठीक है, तो ज्यादातर ये ओपन अकाउंट बेसिस पे दिया जाता है, जहाँ पे सप्लायर जो होता है गुड्स को अपने बायर को दे देता है कि वो पेमेंट जो है बाद में ले लेगा, फ्यूचर में ले लेगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स इनवॉइस। ठीक है, इट मे ऑल्सो टेक द, ये जो है बिल्स पेबल का फॉर्म भी ले लेता है। बिल्स पेबल का फॉर्म कब ले लेता है कि जब हमारा हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तो सप्लायर हमें जो है बिल्स पेबल इशू करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो ट्रेड क्रेडिटर्स हमारा क्रेडिटर से बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे बायर्स जो रहते हैं, जो हम होते हैं, हम बायर करते हैं, तो हम उसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर देते हैं, साइन कर देते हैं कि हम स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे ये पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जब फर्म अगर डिले कर देती है पेमेंट को बियॉन्ड ड्यू डेट, जो उसकी ड्यू डेट होती है उससे ज्यादा टाइम लग जाता है, तो एज पर टर्म्स ऑफ सेल्स इनवॉइस फिर उसको जो है हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे एज पर टर्म्स जो टाइम डिसाइडेड होता है, अगर हम उससे डिले करते हैं, पे नहीं करते हैं, तो उसको स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल बोला जाता है। अब फर्म जो है वो जनरेट करती है एडिशनल शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस बाय स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग अकाउंट पेबल से एडिशनल शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो है जनरेट हो जाता है फिर हमारा। लेकिन इसको जो है हमें हैव टू पे पैनल इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, तो फिर हमें उसके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट चार्जेस जो है पे करने पड़ते हैं, और हमें अपना कैश डिस्काउंट भी फॉरगो करना पड़ता है। यानी कि जब भी हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे, तो जो हमारा क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, तो उस टाइम पे वो हमें हमें डिस्काउंट जो है नहीं देते हैं फिर। ठीक है, अगर हम फर्म डिले करती है पेमेंट्स में, लगातार फ्रिक्वेंटली डिले करती है, तो उसका जो है क्रेडिट वर्दीनेस पे भी एडवर्सली इफेक्ट पड़ जाता है फर्म की। ठीक है, और फिर और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में वो हमें क्रेडिट पे सामान देने से मना कर देता है।
ठीक है। तो मेन एडवांटेज जो होती है ट्रेड क्रेडिट की वो क्या होती है, क्योंकि ये जो है इजी होता है और कन्वीनियंट मेथड ऑफ फाइनेंस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि क्रेडिट जो है इंक्रीज हो जाता है जैसे ग्रोथ फर्म की बढ़ती है, हमारी सेल बढ़ रही है तो हमारा ये भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो उधार पे सामान जितना भी लेते हैं हम वो भी बढ़ता चला जाता है। ये इनफॉर्मल और स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। लेकिन इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज जो होती है इस मेथड की वही होती है, इसमें प्राइसेस जो है अगर हम उधार सामान खरीदते हैं तो फिर वो हमसे हायर प्राइसेस चार्ज करता है, फिर हमारी जो बार्गेनिंग पावर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि वही है हमें क्रेडिट पे दे रहा है और किसी के पास जाएंगे तो रिलेशन नहीं है तो वहां से हमें क्रेडिट पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए मजबूरी में हमें हायर प्राइसेस पर भी खरीदना पड़ सकता है। और फिर इसके अलावा हमें कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलता वहाँ पे, क्योंकि कैश में हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम डिफर्ड पेमेंट कर रहे हैं, हम बाद में पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट भी हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है। सेकंड है एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड हो जाते हैं लेकिन अभी वो ड्यू, मतलब उनको पेमेंट नहीं किया होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने सर्विसेज ले ली एम्प्लॉयज की लेकिन अभी सैलरी पे नहीं करी है, तो दीज सिंपली ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइबिलिटी को जो फर्म को पे करनी होती है जो सर्विसेज वो ऑलरेडी ले चुकी होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो अक्रूवल्स की होती है वो वेजेस होती है, या सैलरीज, इंटरेस्ट और टैक्सेस होता है। ठीक है, तो लॉन्गर द पेमेंट पीरियड, जितना लॉन्गर पीरियड पेमेंट पीरियड होगा वेजेस और सैलरीज का, उतना ज्यादा हमारा लाइबिलिटी होगा एम्प्लॉयज के टूवर्ड में। सेम मैनर में एक्रूड इंटरेस्ट और टैक्सेस भी हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होता है? कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो एक फर्म इशू करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को, फंड्स को रेज करने के लिए। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो फर्म इशू करती है शॉर्ट टर्म फंड को रेज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इन एडवांस कंट्रीज जैसे कि यूएसए। ठीक है, तो एडवांस कंट्रीज में ये इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसको कमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन मनी मार्केट में, वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पर ऑन मनी कंट्रोल, मनी मार्केट। ठीक है, लेकिन ओनली लार्ज कंपनीज, सिर्फ लार्ज कंपनीज ही इसको एंजॉय करती हैं, हाई क्रेडिट रेटिंग, जिनके हाई क्रेडिट रेटिंग होता है और साउंड फाइनेंशियल हेल्थ होता है, वही जो है कमर्शियल पेपर्स को इशू कर सकती हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है कुछ नंबर ऑफ कंडीशंस भी दी हुई हैं एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, कौन कंपनी जो है वो इशू कर सकती है, कौन कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, ओनली अ कंपनी, वही कंपनी जो है इशू कर सकती है जो कि लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे और जिसकी नेट वर्थ जो हो 10 करोड़ से ज्यादा हो और उसकी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की 25 करोड़ हो, तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है लेकिन 30% से ज्यादा नहीं अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट का। ठीक है, जितनी उसकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है उससे 30% से ज्यादा का कमर्शियल पेपर वो इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो मेच्योरिटी पीरियड होता है कमर्शियल पेपर्स का, जो मेच्योरिटी पीरियड होता है कमर्शियल पेपर्स का इंडिया में मोस्टली वो 91 डेज से 180 डेज तक का होता है। ठीक है, और इसको जो है डिस्काउंट पे, उसकी फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे जो है सोल्ड किया जा सकता है और रिडीम किया जा सकता है उसकी फेस वैल्यू पे ऑन इट्स मैच्योरिटी। हेंस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू दिस सोर्स जो होता है इज अ फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी एंड द नो इंटरेस्ट रेट इज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक, हेलो, अच्छा एक सेकेंड, हाँ बता रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है?
यस सर। ठीक है, तो कहाँ थे हम? तो क्या है कि रिजर्व बैंक ने जो है इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज तो लगाया नहीं है, लेकिन इसमें जो हमारा जो कॉस्ट होता है वो जब हम इसको फंड को रेज करते हैं तो जो उसके ऊपर डिस्काउंट लगा के पैसा काट के जो हमें दिया जाता है उसका पैसा जो तो मिलता है वही हमारा एक तरह से उसकी कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, तो जो कमर्शियल पेपर है यूजुअली उसको इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, इंक्लूडिंग जो बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, यूनिट ट्रस्ट, फर्म्स टू इन्वेस्ट सरप्लस, जिनके पास सरप्लस फंड होता है, फर्म्स जो शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल जो है वो सेटअप की गई थी आईसीआईसीआई यूटीआई के जरिए कमर्शियल पेपर्स के लिए रेटिंग करने के लिए। ठीक है, जो कंपनी की रेटिंग देती है कि कौन सी कंपनी की रेटिंग कितनी है। तो कमर्शियल पेपर जो होता है वो चीपर सोर्स होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज करने का दूसरे बैंक क्रेडिट के मुकाबले में, जो कि इफेक्टिव होता है इवन टाइट बैंक क्रेडिट के टाइम में भी। ठीक है, जब जो है टाइट बैंक क्रेडिट मतलब बैंक क्रेडिट मिलना मुश्किल होता है उस टाइम पर भी ये जो है ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ज्यादा आसान होता है, चीपर सोर्स होता है और इफेक्टिव होता है। ठीक है, हाउर लेकिन ये जो है सिर्फ सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए जो लार्ज कंपनीज हैं वही यूज कर सकती हैं जिनकी हाई क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है, और जिनकी क्रेडिट रेटिंग सही नहीं है और जो लार्ज कंपनीज नहीं है उनको वो जो है ये नहीं कर पाती हैं। ठीक है, साउंड फाइनेंशियल हेल्थ वाली कंपनी ही इससे फंड रेज कर सकती हैं। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कमर्शियल पेपर की कि ये जो है रिडीम अपनी मेच्योरिटी डेट से पहले रिडीम नहीं हो सकती, यहाँ तक कि अगर फर्म के पास उतने पैसे भी हों तब भी वो रिडीम नहीं कर सकती इसको। ठीक है, ये इसकी मैच्योरिटी डेट पर ही रिडीम होता है। ठीक है, अब फोर्थ है फैक्टरिंग और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। समझ में आया ये कमर्शियल पेपर्स? कमर्शियल पेपर्स क्लियर है? फैक्टरिंग और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, दूसरा होता है फैक्टरिंग, चौथा फैक्टरिंग और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये अनदर मेथड है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज करने का थ्रू अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, क्रेडिट जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल होते हैं उसको क्रेडिट कर दिया जाता है और फिर ये कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराते हैं या फैक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। एक कमर्शियल बैंक जो है फाइनेंस देता है जो भी हमारे बिल्स होते हैं उसको डिस्काउंट करके। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमें हमने जो है सेल किया होता है उधार पे क्रेडिट पे सेल किया होता है, तो वो हमारे जो होते हैं रिसीवेबल होते हैं। ठीक है, तो अब रिसीवेबल के बदले में हम उसको जो है ले जाते हैं बैंक कमर्शियल बैंक के पास या फैक्टर्स के पास और वो उसको हमें डिस्काउंट कर देते हैं कुछ पैसा काट के। मान लो 1 लाख के डेटर है तो कुछ पैसा काट के 1 लाख से वो हमें जो है पेमेंट कर देते हैं। तो फर्म जो है इमीडिएट पेमेंट उसको मिल जाता है। ठीक है, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, जो उसने सेल किया हुआ है क्रेडिट पे उसके पैसे उसको मिल जाते हैं। एक फैक्टर, जो फैक्टर क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि सर्विस इस तरह की सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है, रिलेटिंग टू मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग ऑफ डेट्स। ठीक है, डेट्स को फाइनेंस करने की जो हमारे क्रेडिट सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, सिंपली क्या होता है, मान लो मैंने जो है सेल किया है 1 लाख रुपए का, तो ये मेरे डेटर्स बन गए, क्रेडिट पे सेल किया है 1 लाख रुपए का। अब इससे क्या करूंगा मैं, यहाँ से तो पैसे मिल नहीं सकते, मुझे टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं फैक्टर्स के बाद या कमर्शियल बैंक्स के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ये मेरी जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना मैंने सेल किया है। ठीक है, और इस टाइम पीरियड तक ये पैसे मिलेंगे, तो वो हमें जो है पेमेंट कर देता है इमीडिएटली कुछ डिस्काउंट काट करके। ठीक है, मान लो उसने हमें 90,000 पे कर दिए। ठीक है, 10,000 रुपीज काट करके, तो ये जो कॉस्ट होता है हमारा जो डिस्काउंटिंग करता है, डिस्काउंट जो काटता है, ठीक है, तो वो हमारा उसका कॉस्ट हो जाता है और हमें इमीडिएटली जो है पेमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा अनदर मेथड है सो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का। ठीक है, अब फिफ्थ है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। ये भी एक मेथड है, अनदर मेथड है जिससे हम एसेट्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट मतलब हम इंस्टॉलमेंट पे कोई एसेट खरीदते हैं, उसी को इंस्टॉलमेंट क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो एसेट हमने खरीद लिया, तो अब हमने क्या किया है उसको बाद में पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो वो हमारी जो है एक तरह से फंड हमारे पास आ जाता है परचेज करने का। तो पोजीशन ऑफ गुड्स टेकन इमीडिएटली, गुड्स तो हमारे पास फौरन आ जाते हैं, लेकिन जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है वो हमारी ओवर अ पीरियड
ओवर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड में होती है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में जनरली जो इंटरेस्ट होता है वो जो हमारा बचा हुआ अमाउंट होती है, बची हुई अनपेड इंस्टॉलमेंट होती है, उसी पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है, और वो उसके प्राइस में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ अगर वो फंड जो है कुछ सम टाइम्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो उसको हम सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज करते हैं मैनी बिजनेसेस हाउसेस, जो कि डिफिकल्ट फंड जिनकी पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पांच, कौन कौन से हो गए, शॉर्ट टर्म वाले हो गए पांच, एक ट्रेड क्रेडिट हो गया, एक्रूड एक्सपेंस हो गया, कमर्शियल पेपर हो गए, फैक्टरिंग हो गया, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो गया। अब सिक्स्थ है कमर्शियल बैंक्स वाला, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बाय कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स कैसे फाइनेंस करते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल के लिए। तो मेजर पोर्शन जो होता है वर्किंग कैपिटल का, लोन्स का, वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ लोन्स, वो कई तरह के लोन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं इन जिसमें बैंक नॉर्मली प्रोवाइड करता है लोन एडवांसेस। वो क्या होते हैं, लोन्स होता है, कैश क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, और परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग द बिल होता है, ठीक है। तो ये चार तरह के कमर्शियल बैंक जो है वो प्रोवाइड कराते हैं हमें फाइनेंस वर्किंग कैपिटल का। तो पहला लोन, लोन क्या है, जब बैंक एक एडवांस में कुछ लमसम अमाउंट दे देता है कुछ सिक्योरिटी के बदले में, उसको लोन कहा जाता है, ठीक है। और लोन के केस में एक स्पेसिफाइड अमाउंट बिजनेस जो है वो बैंक जो है वो उसको कस्टमर को दे देता है, ठीक है, सैंक्शन कर देता है कस्टमर को, या तो पूरा अमाउंट जो है उसको पे कर देता है, या फिर बोरोवर आइदर इन कैश में पे कर देता है या फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो बोरोवर को जो होता है वो पे करना पड़ता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पूरे अमाउंट के ऊपर, जब तक कि वो लोन को वापस लौटा ना दे। जब से उसे सैंक्शन हुआ है उस डेट से लेकर के जब वो रिटर्न करेगा तब तक उसको पूरे इंटायर अमाउंट पे जो है लोन इंटरेस्ट, लोन के इंटायर अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता होता है। लोन में भी वो रिपेबल लमसम में भी पे हो सकता है, लमसम में मतलब होल अमाउंट एट अ टाइम भी पेमेंट हो सकता है, और इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट जो होता है लोन वो कैलकुलेट होता है क्वार्टरली रेस्ट एंड वेयर वर वर रिपेमेंट्स आर स्टिपुलेटेड इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो द एंटायर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट, ठीक है। तो क्वार्टरली रेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जो बैलेंस पे कर देते हैं उसको रिड्यूस करके। कमर्शियल बैंक जनरली प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स अप टू 1 ईयर तक के उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन अब जो है टर्म्स लोन जो हैं वो भी 1 साल से ज्यादा के होने लगे हैं, ठीक है। तो टर्म लोन्स में भी आइदर ये मीडियम टर्म के हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं। सेकंड टाइप का जो ये फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं कमर्शियल बैंक्स वो होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो होता है एक अरेंजमेंट होता है जो कि बैंक अलाउ करता है अपने कस्टमर्स को, वो मनी बोरो कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट अगेंस्ट, लेकिन कुछ टेंजिबल सिक्योरिटीज और गारंटीज वो ले लेते हैं, ठीक है। तो कैश क्रेडिट एक तरह की फैसिलिटी होती है कि जब चाहे तुम्हें जो है मान लो सिक्योरिटी बैंक के पास अप्लाई करोगे तुम, तो वो कुछ तुमसे सिक्योरिटी ले करके तो तुम्हें एक लिमिट दे देगा, तुम इतने का तब जब कभी तक भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुम्हें 10 लाख की लिमिट दे दी, तुमने सिक्योरिटी रख दी उसके पास, उसने तुम्हें 10 लाख की सिक्योरिटी दे दी। तो इसमें फायदा क्या होता है कैश क्रेडिट में, हमें जो इंटरेस्ट पे करना होता है जितना हम विड्रॉ करते हैं उसी पर पे करना होता है, हमें पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना नहीं होता, जैसे कि ये बैंक में होता है, लोन में होता है। लोन में क्या होता है, लोन में बैंक जो है पूरा अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, सैंक्शन कर देता है, तो उसमें हमें पूरा जो है लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन कैश क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है। कैश क्रेडिट में हमें जितना अमाउंट की जरूरत होती है उतना निकालते हैं और जितना विड्रॉ करते हैं उतने पर ही हमें जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब थर्ड है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो भी एक तरह का एग्रीमेंट होता है विद विद बैंक, ठीक है। जो एक करंट अकाउंट होल्डर करते हैं उसको अलाउ कर दिया जाता है, वो अपना अमाउंट जो है अकाउंट से जो है बैलेंस से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। तो देर आर नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑपरेशंस ऑफ ओवरड्राफ्ट लिमिट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट लिमिट के और उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती, ठीक है। तो कैश क्रेडिट में तो सिक्योरिटी होती है लेकिन ओवरड्राफ्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इंटरेस्ट जो चार्ज होता है डेली बेसिस पे होता है, जितना हम ओवरड्रॉन कर रहे हुए होते हैं उस पर डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है बैलेंस पर।
मेन डिफरेंस जो बिटवीन कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट होता है कि यही होता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिया जाता है ओवरड्राफ्ट, और इस टेम्पररी अकोमोडेशन होता है, ठीक है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, डेली बेसिस पे इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। जबकि कैश क्रेडिट जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। ओवरड्राफ्ट जो है वो क्लीन ओवरड्राफ्ट हो सकता है, पार्टली सिक्योर्ड हो सकता है, या फुल्ली सिक्योर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब एक है डी, परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, जिसमें बैंक जो होते हैं वो विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी जो है पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट डे कॉमर्स जो है वो क्रेडिट पे चलता है, ज्यादातर बिजनेसेस जो है वो क्रेडिट पे चलते हैं। तो जो सेलर्स होते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देते हैं बायर के ऊपर, और गुड्स क्रेडिट पे जब वो बेचते हैं, सच अ बिल, वो बिल जो होता है या तो वो क्लीन बिल होता है या डॉक्यूमेंट्री बिल होता है, जो कि अकम्पनीड होता है बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स सच एज रेलवे रिसीट्स, ठीक है। तो वो बिल के साथ रेलवे रिसीट्स भी लगी हुई होती हैं। तो बैंक परचेज कर लेता है उन बिल्स पेबल्स को, डिमांड ऑन डिमांड पर जो बिल्स पेबल होते हैं, और क्रेडिट्स द कस्टमर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ बिल लेस डिस्काउंट, ठीक है। तो कुछ पैसा काट के जो है वो जो अपना कस्टमर होता है, बैंक का कस्टमर होता है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि हमने जैसे मान लो ए है, ए ने बी को सेल किया है, ठीक है, और ये क्रेडिट सेल किया है। तो बी को क्या करेगा, ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ करके देगा और ये इसको एक्सेप्ट करके वापस करेगा। तो ये ए के लिए बिल रिसीवेबल हो जाता है। और अब ये बिल रिसीवेबल क्या करता है, ये बैंक के पास जाता है, लेकर के कमर्शियल बैंक के पास जाता है। कमर्शियल बैंक जो है उसके ऊपर कुछ पैसा काट करके इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, ठीक है। और जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, उसकी बिल की मैच्योरिटी का टाइम आता है, तो ये बैंक जो है उसको प्रेजेंट करता है जो उसने उसको एक्सेप्ट किया होता है, ठीक है। तो बैंक जो है फिर बी के पास जाता है, तो उसको वहां से उसको पेमेंट मिल जाता है। अगर उसको नहीं मिलता, वहां पे डिसऑनर हो जाता है वो बिल, ठीक है, तो वो फिर से क्या करता है, जो हमने जिसको उसने बैंक ने पैसा दिया होता है, जिसके अकाउंट में क्रेडिट किया होता है, उसके अकाउंट से वापस से काट लेता है, वो पैसे पूरे रिकवर कर लेता है, फुल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग जो उसके कनेक्शन में और कोई एक्सपेंसेस भी होते हैं वो भी उससे काट लेता है उसके अकाउंट से, ठीक है। तो इन एडिशन टू अबो मेंशन फॉर्म्स, इसके अलावा डायरेक्ट फाइनेंस के ये फॉर्म जो दिए हैं कमर्शियल बैंक के चार, उसके अलावा भी और दूसरे तरीके भी होते हैं, इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग के तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो क्लियर है ये ऊपर वाली चीजें? आवाज आ रही है मेरी? हो सब लोग सुन रहे हो यस मुझे? सर। सुन रहे हो? यस सर। अच्छा, जवाब तो कोई देते नहीं हो। समझ में आ रहा है? इस समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ लो, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और दूसरे तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट मेथड जो होता है वो कमर्शियल बैंक के लिए जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट का होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट पॉपुलरली जिसको एलसी बोला जाता है, ठीक है, ये एक अंडरटेकिंग होती है, बैंक लेता है एक अंडरटेकिंग। जैसे होता है ना कि हम लोग जाते हैं, हम हमारा कोई फ्रेंड होता है, उसको कहीं से सामान लेना होता है उधार का, और उसकी अम्मा हमसे जान पहचान होती है, तो वो हमें लेकर चला जाता है, और हम उससे कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी पे इसको सामान दे दो, कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। तो उसी तरह से ये कमर्शियल बैंक भी काम करते हैं, जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनकी गारंटी ले लेता है, ठीक है, और उनकी गारंटी लेने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, ठीक है। उस लेटर ऑफ क्रेडिट में यही बात होती है सेम जो हम अपने फ्रेंड के लिए करते हैं, कि अगर ये कस्टमर है हमारा, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, ये क्रेडिट पे कर देगा, पूरी जिम्मेदारी हमारी है, अगर नहीं करेगा तो हम पे करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बैंक भी बोल देते हैं वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट में। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी जो है जिसको एलसी बोला जाता है, ये भी एक अंडरटेकिंग होती है, बैंक लेता है,
ठीक है, जो ओनर करनी होती है उसकी ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स कस्टमर, ठीक है, जो उसके कस्टमर होता है, लेकिन एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक की वो बात करता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी होगा मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो है एक स्पेसिफाइड लिमिट की बात होती है कि मान लो अप टू 2 लाख, मान लो बैंक लिख देता है उसमें अप टू 2 लाख, अगर कोई ऑब्लिगेशन अगर ये पे नहीं करता है तो अप टू 2 लाख हम पे कर देंगे, ठीक है, तो एक लिमिट में स्पेसिफाइड अमाउंट उसमें होता है। तो शुड द कस्टमर फेल टू डू सो, ठीक है, अगर वो फेल करता है तो हम पे करेंगे। तो इससे क्या होता है, कस्टमर्स को हेल्प मिल जाता है क्रेडिट पे सामान लेने के लिए अपने सप्लायर से, क्योंकि वो जो है अब इंश्योर हो जाता है कि उसको कोई रिस्क नहीं है नॉन पेमेंट का, ठीक है, जो सप्लायर है उसको ये इंश्योर हो जाता है कि नॉन पेमेंट का रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर वो उसका कस्टमर पे नहीं करेगा तो उसका बैंक उसको पे कर देगा। तो एलसी एक सिंपली जो होता है गारंटी होती है बैंक की, ठीक है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स की गारंटी लेते हैं, तो ये भी एक गारंटी होती है, बैंक गारंटी लेता है अपने सप्लायर। हेलो। हाँ। हाँ बोलो। हेलो बोलो। हाँ, तो ये भी जो होती है बैंक की गारंटी होती है, जो बैंक गारंटी लेता है अपने सप्लायर्स की, ठीक है, कि अगर ये पे नहीं करेगा, बिल्स पे नहीं करेगा अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट जो है हम ऑनर कर देंगे, ठीक है, अगर कस्टमर फेल हो जाता है पे करने में अमाउंट को ड्यू डेट पर, तो सप्लायर जो है वो फिर वो बैंक उसको पे कर देता है, एज्यूम कर लेता है, बैंक की लाइबिलिटी हो जाती है फिर वो ऑफ इट्स कस्टमर ऑफ परचेज मेड अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, जो भी उसने लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर में जो भी सामान परचेज किया होता है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी जो होता है वो कई टाइप का हो सकता है, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट और इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ठीक है, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक गारंटी होती है एक्सेप्टेंस की और पेमेंट ऑफ बिल्स विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है, मतलब वो जो है बगैर किसी कंडीशन के, यानी कि क्लीन होने का मतलब विदाउट एनी कंडीशन, तो पेमेंट ऑफ बिल करने की गारंटी लेता है कि हाँ हम पे करेंगे कस्टमर अपने कस्टमर के बिल बगैर किसी कंडीशन के, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट इट रिक्वायर्स दैट जो एक्सपोर्टर्स बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है, तो यानी कि डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या होता है कि उसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ साथ में होना चाहिए, ठीक है, कि टाइटल ऑफ गुड्स का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि हाँ तुम किसने परचेज किया था, ठीक है। तो रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये एक इट इज वन विच, ये वो होता है जिसको विड्रॉन बाय द इशूइंग बैंक विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द एक्सपोर्टर, ठीक है, एक्सपोर्टर की कंसेंट के बगैर उसको वो बैंक जो है वो वापस ले सकता है, तो उसी को रिवोकेबल बोलते हैं। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जो कि विड्रॉन नहीं किया जा सकता, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि जो उसका कस्टमर होता है बैंक का, उसके कंसेंट के बगैर जो है विदाउट उसकी कंसेंट जो है वो रिवोकेबल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठीक है, तो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट अमाउंट जो क्रेडिट का होता है ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड हो जाता है टू द ओरिजिनल अमाउंट आफ्टर सच एन अमाउंट हैज बीन पेड एज पर डिफाइंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो क्या होता है इस केस में, इस टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट में जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट होता है
ठीक है, ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड हो जाता है ओरिजिनल अमाउंट में, जब वो अमाउंट जो होता है एक बार पे हो जाता है, तो एज पर जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो देर इज नो डीड फॉर फर्दर एप्लीकेशन फॉर अनदर लेटर ऑफ क्रेडिट टू बी इशूड। ठीक है, तो इसमें अब दोबारा से जो है कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती नया लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की। ठीक है, जब वो पुराना वाला अमाउंट पे हो जाता है तो नया फिर दोबारा से उतने अमाउंट के लिए दोबारा से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स लेटर ऑफ क्रेडिट फिक्सेस द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की अमाउंट जो है फिक्स कर दी जाती है इशूइंग बैंक से, आइदर या तो एक बिल पे या सेवरल बिल को एक साथ करके। ठीक है, तो ये सारे हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? हाँ भाई, आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, तो कोई जवाब नहीं था, कोई सवाल भी नहीं पूछता है, कोई जवाब भी नहीं देता है। समझ में आया लेटर ऑफ क्रेडिट? अच्छा, अटेंडेंस कितने लोग की हो गई है? हो गई सबकी अटेंडेंस? यस सर। 9 लोग की अटेंडेंस हुई है। तो जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, और जो वो है क्या कहते हैं उसको, पिन जो है वो 1412 है। सर 14-12। हाँ, ये ठीक है। तो अब सिक्योरिटी रिक्वायर्ड इन बैंक फाइनेंस। अब जो बैंक फाइनेंस होता है, तो वो बैंक जो है ऐसे ही हमें फाइनेंस नहीं करता, उसमें जो है हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो बगैर सिक्योरिटी के जो है बैंक हमारा फाइनेंस नहीं करता है। तो बैंक्स यूजुअली डू नॉट प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस विदाउट ऑब्टेनिंग एडिक्वेट सिक्योरिटी। ठीक है, बगैर किसी एडिक्वेट सिक्योरिटी के वो फाइनेंस नहीं करता है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ सिक्योरिटी जो बैंक कर लेता है वो ये होते हैं, 3 टाइप के दिए हुए हैं ये: हाइपोथेटिकेशन, प्लेज, मॉर्गेज। ठीक है, तो मॉर्गेज और प्लेज, मॉर्गेज तो तुम लोग ने सुना होगा, प्लेज सुना है किसी ने? प्लेज, हाइपोथेटिकेशन, बताओ भाई, मॉर्गेज का मतलब पता है सबको? गिरवी रखना। गिरवी रखना। और प्लेज का मतलब क्या होता है? कसम। हाँ, प्लेज है, हाइपोथेटिकेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। ये जो है कॉन्सेप्ट है, तो जो पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, कल को अगर तुम फॉर्म अपना स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें भी लोन चाहिए होगा, तो वो बोलेगा कि प्लेज रखना पड़ेगा या हाइपोथेटिकेशन करना पड़ेगा, तो क्या समझोगे तुम उससे? ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। मान लो कल को तुम घर भी खरीदते हो, लोन पर लोन लेते हो घर खरीदने के लिए, तो वो ये सब टर्म बोलेगा, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? तो अंडर दिस अरेंजमेंट जो हाइपोथेटिकेशन होता है उसमें क्या होता है, बैंक हमें एक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देता है। ठीक है, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यूजुअली इन्वेंट्रीज। तो जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट में हमें देता है। ठीक है, जो सिक्योरिटी में रखना पड़ता है हमें, मूवेबल प्रॉपर्टी को रखना पड़ता है। यूजुअली जो क्या होती है, इन्वेंट्रीज होती है इन केस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए। तो बोरोवर डज नॉट गिव पोजीशन। तो बोरोवर क्या करता है, उसकी पोजीशन उसको नहीं देता है प्रॉपर्टी की टू द बैंक। वो क्या होता है, बोरोवर के पास ही रहती है। ठीक है, और हाइपोथेटिकेशन जो है एक मेरली अ चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो वो उठा के ले जाएगा फॉर अमाउंट ऑफ डेट। ठीक है, इफ बोरोवर फेल्स टू पे हिज ड्यूज टू द बैंक, अगर वो फेल कर जाता है ड्यू को पे करने में, तो वो द बैंकर जो होता है उसके खिलाफ केस फाइल करता है और अपना ड्यूज जो है रिलाइज कर देता है उसके गुड्स को या उसकी प्रॉपर्टी हाइपोथेटिकेटेड को सेल करके।
ठीक है, तो जो हम घर गिरवी रखते हैं तो उसमें यही चीज होती है। जैसे मान लो हम प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी पे ऊपर लोन ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहती है, तो वो हाइपोथेटिकेशन ही होता है। ठीक है, तो अगर हम पे नहीं करते हैं तो पहले वो हमारे ऊपर केस फाइल करता है, केस फाइल करके उसको घर को बेच करके वो अपने पैसे रिकवर कर लेता है। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म है प्लेज है, प्लेज। इस अरेंजमेंट में क्या होता है, बोरोवर्स को अपने फिजिकल पोजीशन जो है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर करना पड़ता है या गुड्स का बैंक को एज अ सिक्योरिटी, यानी कि उसके पास, जैसे ये ज्यादातर करते हैं सुनार के पास, देखा होगा सुनार से जब भी हम सो लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे गोल्ड को गिरवी रख लेता है। तो गोल्ड को गिरवी रखने का मतलब वहां पे क्या होता है, गोल्ड को ही अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो बैंक जो होता है उसका राइट होता है लाइन करने का, लाइन मतलब अपना बना लेने का, और उसको रिटेन कर सकता है पोजीशन को, गुड्स को, जब तक के क्लेम जो है बैंक का वो वापस ना मिल जाए, जब तक के उसके पैसे वापस ना मिल जाए लोन के। तो इन केस अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक जो है उसको सेल भी कर सकता है उसका नोटिस देने के बाद। ठीक है, विदाउट नोटिस सेल नहीं कर सकता, लेकिन उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देने के बाद उसको सेल भी कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों केस में सेम चीज हो रही है। ठीक है, गिरवी रखी जा रही है, सिक्योरिटी दी जा रही है, बस फर्क कितना है, पोजीशन का फर्क है। हाइपोथेटिकेशन में जो पोजीशन है वो रहता है किसके पास, जो लोन ले रहा है उसी के पास लेता रहता है। प्लेज में जो होता है पोजीशन किसके पास रहता है, पोजीशन जो लोन दे रहा है उसके पास रहता है। ठीक है, तो दोनों तरीके तो हो गए हमारे कि लोन सिक्योरिटी किसके पास है, बोरोवर के पास है या लेंडर के पास है। अब तीसरा मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या होता है, तो इन एडिशन टू हाइपोथेटिकेशन और प्लेज, ठीक है, प्लेज और हाइपोथेटिकेशन के एडिशन में बैंक जो है मॉर्गेज के लिए भी बोलता है, क्योंकि एज कोलेट्रल और एडिशनल सिक्योरिटी, कि तुम कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी रखो, कोलेट्रल रखो। कोलेट्रल का मतलब पैरेलल होता है। ठीक है, एक सिक्योरिटी के साथ साथ दूसरी कोई सिक्योरिटी भी रखो। तो मॉर्गेज जो होता है ट्रांसफर ऑफ लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट। ठीक है, तो मॉर्गेज क्या होता है कि तुम अपने डेट के पेमेंट के लिए, ठीक है, तुम हमें अब डेट के अपने पेमेंट के लिए हमें कोई राइट दे दो, लीगल इक्विटेबल इंटरेस्ट किसी चीज में दे दो। ठीक है, अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कि हाँ ये हमारी होगी। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसमें अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, इसमें सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होती है। प्लेज में क्या होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होती है। मॉर्गेज में जो होती है पोजीशन भी ट्रांसफर हो जाती है, और इक्विटेबल इंटरेस्ट, लीगल इंटरेस्ट और इक्विटेबल इंटरेस्ट भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो भी ट्रांसफर हो जाता है पेमेंट ऑफ डेट में। ऑल्दो लेकिन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो होती है वो बोरोवर के पास ही रहती है। ठीक है, और फुल लीगल टाइटल जो होता है ट्रांसफर कर दिया जाता है लेंडर को। ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट है, मतलब इसका अपोजिट भी समझ लो या इसका दूसरा समझ लो। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं जब भी हम भी कोई किसी को प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर करते हैं, तो दो चीजें होती हैं, एक के पास, एक से दूसरे के पास जाती है। तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसका टाइटल होता है और एक उसका पोजीशन होता है। ठीक है, पोजीशन होता है सिम फिजिकल, फिजिकली किसके पास है, टाइटल मतलब क्या होता है, ओनरशिप किसके पास है। ठीक है, मान लो अगर तुमने अपने दोस्त को गाड़ी चलाने के लिए दी है, तो उसमें तुमने क्या किया है, उसको सिर्फ पोजीशन दिया है उसका, वो चला रहा है गाड़ी, लेकिन टाइटल किसका है, ओनरशिप किसकी है, तुम्हारी ही है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने मान लो अपनी गाड़ी जो है अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी है, तो गिफ्ट करने का मतलब क्या है, उसका टाइटल भी तुमने उसको दे दिया है और पोजीशन भी दे दिया है। ठीक है, और एक कभी क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को जो है टाइटल दे देते हैं लेकिन पोजीशन अपने पास रखते हैं, उसको नाम तो कर देते हैं अपने बच्चों के प्रॉपर्टी को, लेकिन पोजीशन अपने पास रखते हैं। तो यही वाला केस जो है, जो होता है ना कि हमने उसको पोजीशन नहीं दिया लेकिन टाइटल उसको कर दिया, तो वो केस मॉर्गेज में होता है। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक जो है वो डिक्री, ऑब्टेन डिक्री, मतलब डिक्री मतलब कोर्ट से ऑर्डर ले लेता है, कोर्ट से, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर देता है जो मॉर्गेज थी। ठीक है, अपना ड्यूज को रियलाइज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस तीनों में, हाइपोथेटिकेशन, प्लेज और मॉर्गेज में। बताओ भाई, क्लियर है।
हाँ, 3 पढ़े हैं, एक हाइपोथेटिकेशन और एक प्लेज और एक मॉर्गेज। हाइपोथेटिकेशन क्या था? हाइपोथेटिकेशन में क्या था बताओ? ना इसमें पोजीशन जाता है ना टाइटल जाता है। तो दो चीजें होती हैं हमारी, एक पोजीशन होता है और एक टाइटल होता है। ठीक है, हाइपोथेटिकेशन में ना तो पोजीशन जाता है और ना ही टाइटल जाता है। ठीक है, और प्लेज में पोजीशन चला जाता है लेकिन टाइटल नहीं जाता है। मॉर्गेज में पोजीशन नहीं जाता है लेकिन टाइटल चला जाता है। ये डिफरेंस है तीनों में। क्लियर है? ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं क्लास में। क्या है? वंदना ढींगरा सर, आप इम्पोर्टेंट बता दो एग्जाम के नहीं लिए। सर पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो ना सर? इम्पोर्टेंट बता दो। तनु कुमारी क्या कह रही है? नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मत बताओ। सर वो 10 मिनट पहले का है। अच्छा, 10 मिनट पहले का है। अच्छा, उसका 1 बजे का है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बताऊं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, मैं कुछ बता दूं और वो ना आए तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ना तुम लोग के लिए। सर थ्योरी में बता दो, थ्योरी सर पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। थ्योरी में पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। मतलब सर वैसे तो हम सारा पढ़ रहे हैं बट स्टिल एक होता ना कि हाँ भाई ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आते ही आता है। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर कुछ भी उठा के दे देता है। देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें देखे हैं इसके लास्ट में, जैसे ये एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट एक्रूड एक्सपेंसेस एज सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, राइट शॉर्ट नोट ऑफ कमर्शियल पेपर्स, टंडन कमेटी। तो इसमें तो एक ही चीज बोली गई है, लेकिन कमेटी जो है हमारे पास कई सारी है। ठीक है, कन्नन कमेटी है, मराठे कमेटी है, छोरे कमेटी है और टंडन कमेटी है। ठीक है, तो कमेटी के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कमेटी के सारी कमेटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, कोई सी भी कमेटी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो जो इसमें है थ्योरी में वो तो पढ़ना जरूरी है भाई। अब मैं इम्पोर्टेंट बता दूं और फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोग की। ओके सर। ठीक सर है, अभी आपने पढ़ा दिया जब भी आप और पढ़ा रहे हो? अभी ये कमेटी वाला रह गया है, यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने। क्योंकि सर मुझे ना एक डाउट पूछना था, मतलब एक क्वेश्चन हो नहीं रहा था मेरे से कल। कौन सा क्वेश्चन है? सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है वो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है, वो हो नहीं रहा है। तो पता नहीं सर, सर वैल्यू पता नहीं क्या ली हुई है, सर उसका है वो CVAF में पता नहीं क्या वैल्यू ली हुई है, तो कहाँ है पूछना। क्वेश्चन वो? सर मैं भेजती हूँ आपको। भेजो, जल्दी भेजो। देखो, ये तो थ्योरेटिकल है। अगर देखो, अब कुछ ट्रेंड है फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल के बाय बैंक्स। दहेजिया कमेटी रिपोर्ट है पहला। तो नेशनल क्रेडिट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी। जो नेशनल क्रेडिट काउंसिल है, NCCCC, उसने एक कमेटी बनाई है अंडर द चेयरमैन ऑफ श्री TVT दहेजिया। तो जितनी भी कमेटी बनाई जाती है, गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, कमेटी, तो उसमें जिसके चेयरमैनशिप में होती है उसी के नाम से वो कमेटी का नाम पड़ जाता है। जैसे ये चेयरमैनशिप में दहेजिया के चेयरमैनशिप में थी, तो इसका नाम ही दहेजिया पड़ गया। ठीक है, और 1968 में बनाई थी। किस लिए बनाई थी? उसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको डिटरमाइन करना था जिस क्रेडिट एक्सटेंड टू विच क्रेडिट नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर लाइकली टू बी इन्फ्लेटेड एंड हाउ सच ट्रेंड्स कुड बी चेक्ड। ठीक है, मतलब क्या है, कितने ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गया है, ठीक है, और किस किस तरह से उसको चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो टू गो इनटू एस्टैब्लिशिंग सम नॉर्म्स फॉर
lending operation by commercial bank, ठीक है। और ये किस लिए था, ताकि कमर्शियल बैंक जो है कुछ lending norms जो है, lending operations के norms जो है वो बनाए जा सके कमर्शियल बैंक के लिए। तो कमिटी ऑफ द ओपिनियन, कमिटी का जो ओपिनियन था वो ये था दैट, तो जब भी हमें किसी भी कमिटी के बारे में लिखना होता है तो ये बताना होता है किसने बनाई कमिटी, ठीक है, किसके चेयरमैनशिप में थी, कब थी, क्या ऑब्जेक्टिव था उसका, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव इसका यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और फिर उसकी फाइंडिंग क्या थी, क्या ओपिनियन था उसका। तो ये वाला पार्ट जो है उसके ओपिनियन का है। तो कमिटी का ओपिनियन ये था कि दैट देयर वाज आल्सो अ टेंडेंसी, यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट को डाइवर्ट करने की फॉर लॉन्ग एसेट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में वो डाइवर्ट कर देते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट को। ऑल्दो कमिटी वाज ऑफ द ओपिनियन, और कमिटी का ये भी ओपिनियन था कि इट वाज डिफिकल्ट टू इवॉल्व नॉर्म्स फॉर लैंडिंग टू इंडस्ट्रियल कंसर्न, कि डिफिकल्ट है हम जो है नॉर्म्स इवॉल्व करें इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए। तो कमिटी ने ये रिकमेंड किया था कि बैंक्स को जो है इंडस्ट्री को फाइनेंस शुड फाइनेंस इंडस्ट्री उनके स्टडी ऑफ बोरोवर्स टोटल ऑपरेशंस, ठीक है, उनके टोटल ऑपरेशंस के स्टडी के बेस पे उन्हें फाइनेंस करना चाहिए बजाय उनके सिक्योरिटी के, ठीक है। मतलब उनके सिर्फ सिक्योरिटी को ना कंसीडर करे, उनके जो बोरोवर्स हैं उनके टोटल ऑपरेशंस को भी स्टडी किया जाए। तो कमिटी ने फर्दर ये भी रिकमेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर उनको क्या पाया गया, यहाँ पे उनको क्या पाया गया और फिर उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, उनकी रिकमेंडेशन पार्ट होता है एक। तो ये रिकमेंडेशन थी जो टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है बोरोवर की, उसको अलग अलग तो सेग्रीगेट किया जाए टू, ठीक है, एक हार्डकोर और शॉर्ट टर्म कंपोनेंट, ठीक है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उनको हार्डकोर मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है एकदम, इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, और एक शॉर्ट टर्म कंपोनेंट। तो हार्डकोर कंपोनेंट जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाए, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज होनी चाहिए उसके पास जो कि इंडस्ट्री वाज रिक्वायर्ड, जो उसको जरूरत है उसकी टू होल्ड फॉर मेंटेनिंग अपना गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। यानी कि हार्डकोर में वो है जो बिल्कुल एकदम उसकी बेसिक जरूरत है, इतना तो उसके पास होना ही चाहिए क्रेडिट, ठीक है। दूसरा, शुड बी पुट ऑन फॉर्मल टर्म्स लोन बेसिस सब्जेक्ट टू रिपेमेंट शेड्यूल, ठीक है, रिपेमेंट शेड्यूल के सब्जेक्ट में वो कर दे। कमिटी वाज आल्सो ऑफ ओपिनियन, उसका ये भी ओपिनियन था कि जनरली एक कस्टमर को जो है कुछ कन्फाइन रिक्वायर्ड टू कन्फाइन हिज डीलिंग टू वन बैंक ओनली, ठीक है। तो उसको सिर्फ एक ही बैंक से डीलिंग करना चाहिए, ज्यादा ये नहीं कि उससे भी कर रहा है दूसरे से भी कर रहा है सबसे कर रहा है। तो ये इसकी जो है ये धेजिया कमेटी थी। टंडन कमेटी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक कमिटी सेटअप की। अब ये किसने की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है टंडन कमिटी, और ये वाली किसने की थी, नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने की थी, नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने की थी। और ये वाली किसने की है, रिजर्व बैंक ने की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप की है। किसके चेयरमैनशिप में की है, श्री पीएल टंडन, ठीक है। तो ये टंडन पीएल टंडन के चेयरमैनशिप में थी, तो इसका नाम टंडन कमेटी पड़ा है। कब की थी उसकी डेट है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी किस लिए की गई थी, कमेटी क्यों बनाई गई थी, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक गाइडलाइन सजेस्ट करने के लिए थी कमर्शियल बैंक के लिए, जो उनको फॉलो करनी है या उनको सुपरवाइज करना है क्रेडिट को, ठीक है, कि प्रॉपर एंश्योर प्रॉपर एंड यूज ऑफ फंड, कि जो एंश्योर प्रॉपर एंड यूज है फंड्स का उसको एंश्योर करने के लिए, और उनके एडवांसेस की सिक्योरिटी को वॉच करने के लिए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था उनको सजेस्ट करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेशनल डेटा अदर इंफॉर्मेशन दैट मे बी ऑब्टेन बाय बैंक्स पीरियडिकली, जो वो ऑब्टेन कर सके अपने बोरोवर से पीरियडिकली, जिसको लोन दिया हुआ है उससे उनका ऑपरेशनल डेटा और दूसरी इंफॉर्मेशन उनसे ले सके, ये सजेस्ट करने के लिए कि बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द लैंडिंग बैंक्स, ठीक है। थर्ड है कि सजेशन दिए जाएं प्रिस्क्राइबिंग इन्वेंट्री नॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, बोथ प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए, जिससे ब्रॉड क्राइटेरिया जो है डिविएटिंग का वो सेटअप हो सके, नॉर्म सेटअप हो सके। फिर मेक रिकमेंडेशन करने के लिए रिगार्डिंग सोर्सेज रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग द मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू सजेस्ट क्राइटेरिया रिगार्डिंग सेटिस्फैक्टरी कैपिटल स्ट्रक्चर साउंड फाइनेंशियल basis in relation to borrowings, to make recommendation as to whether the existing pattern of financing working capital requirements by the cash credit overdraft system requires to be modified if so that suggest suitable recommendation, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस कमिटी के ऑब्जेक्टिव्स थे, किसने ये कमिटी जो है सेटअप की गई थी,
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है रटने वाली हैं, कोई वो चीज नहीं है कि एक्सप्लेन किया जाए इसको। इसको पढ़ लो अच्छे से और इसको ऐसे ही जो है पॉइंट बना करके वो लिख के आना होता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है कंपनी के इसका ओपिनियन क्या था, तीसरा पार्ट उसकी रिकमेंडेशन क्या थी। तो हमारे जो कमिटीज के जो भी होंगे, वो जो भी कमेटी होती है उसके ये हमारे 1 2 3 4 पार्ट हो जाते हैं। एक किसने बनाई, किसके अंडर में बनाई, और ठीक है, और फिर उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, एक ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट होता है, और एक हमारा उसकी ओपिनियन का पार्ट होता है, ओपिनियन के बाद उसके रिकमेंडेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे ये 5 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ लो, और सारी कमिटीज को मतलब मिला जुला के कुछ कुछ सिमिलर सी चीजें मिलती हैं सब में। ठीक है, उनको याद कर लेते हैं तो हो जाता है। अच्छा, एक बार वो क्वेश्चन देख लूं जिसमें डाउट है। क्वेश्चन है 4 ईयर एन्यूटी है ऑफ रुपीज इतना पर ईयर इज डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। ठीक है, एनुअल है, 4 साल की है, एन्यूटी है। ठीक है, तीन हाँ हजार सर। रुपये पर 3,000 रुपये पर एनम है। बैंक अकाउंट डिपॉजिट करना है बैंक अकाउंट में, दैट पेज जो उसको 9% इंटरेस्ट देगा, कंपाउंडेड एनुअली होगा, ईयरली होगा। ठीक है, तो आर हमें पता है इसमें 9% है, ए यस पता सर। है 3,000 है। ठीक है, और टाइम पीरियड पता है, एन पता है 4 है। एन्यूटी पेमेंट्स बिगिंस इन ईयर 12 फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो जो एन्यूटी पेमेंट है वो बिगिन होगी 12वें साल में, यानी कि ये 0 से 11 साल जो है खाली हैं, तो कब शुरू होगी, 12वें साल में शुरू होगी। तो जब भी बात होती है वो एंड ऑफ द ईयर होती है, तो 12वें साल के एंड में होगी शुरू एन्यूटी। ठीक सर है, वो तो आगे सब कुछ पर ये CAAF 4.573 कैसे आया सर, ये नहीं पता, मतलब समझ आ रहा। हाँ तो बता तो रहा हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, तो 12वें साल के एंड में शुरू होगी। तो हमसे पूछा जा रहा है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू पूछा जा रहा है, फ्यूचर वैल्यू 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। तो 15 साल में बात हो रही है हमारी यहाँ पे। तो अब फ्यूचर वैल्यू जब पूछी जाती है तो उसके बैक में कितना पीरियड होता है वो देखा जाता है। तो यहाँ से जो बैक में है वो कितना पीरियड है, यहाँ पे 4 साल है ना। यस सर। ठीक है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू देखने के लिए एन्यूटी टेबल में हमें देखना पड़ेगा। एन्यूटी टेबल निकाल लेते हैं, कहाँ होती है हमारी, कहाँ पर है, इसमें है ना, FM टेबल्स। प्रेजेंट वैल्यू लमसम, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर फॉर एन्यूटी 9% चौथे साल के लिए 4.641, वो सॉरी 4.573, और इसमें क्या दिया हुआ है 4.573। आ तो गया। सर ये टेबल मेरे पे नहीं है। हाँ, सर ये ये 4 कैसे आया? क्या 4 कैसा है, ये 4 कैसे आया, ये एन हमारा 4, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू जो है वो देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाएगा। हमारा जो इसमें बोल रहा है कि 12 ईयर से शुरू होगा, 0 से 11 साल खाली जाएंगे, और 12वें साल में हमें देना है, 13वें साल में देना है, 14 साल में देना है, 15 साल में देना है। तो ये एन्युटी जो है वो हमारा 3-3 हजार रुपए
ये इन 4 साल में जाएगा एंड ऑफ द ईयर में। तो इन 3000 की जो एन्युटी है फ्यूचर वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है 15वें साल में एंड में। तो ये टोटल 4 साल हमें लग रहे हैं इसमें। अगर हमें ये प्रेजेंट वैल्यू बोलता, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोलता यहाँ पे, तो पहले हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते एन्युटी की 12वें साल में, यहाँ से यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते और फिर इसकी लमसम वाले मेथड से इसकी प्रेजेंट वैल्यू 12 साल की यहाँ से निकाल देते। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू में तो यही 4 साल हैं, तो इसलिए ये 4 साल लिए जाएंगे। अच्छा सर, आगे समझ। आगे समझ में? तो ये 4 लिया गया, तो ये हमारा 4.4573 के रेट से 4 साल में आ जाएगा। ओके सर, वंशी का ये वाली टेबल मुझे सेंड कर दियो प्लीज। ये जो लिंक है ना उसके अंदर टेबल है, ठीक है, ये टेबल तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, ये FM टेबल के नाम से। ओके लिंक सर। पड़ा हुआ है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ जी सर। पता है ना कहाँ है व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग का? ये रहा, ये रहा, ये लिंक है। जब इस लिंक को खोलोगे तो ये खुल जाएगा और इसमें सारी चीजें तुम्हारी पड़ी हुई हैं, ये FM टेबल सब, ठीक है। और ये जो ड्यू का जो मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ वो तुम नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसमें भी पढ़ा हुआ है, तुम्हारा सिलेबस भी इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। तो अब जो इसकी कमेटी का जो ओपिनियन था वो क्या था कि पहला ओपिनियन इसका था जो बैंक क्रेडिट है उसको एक्सटेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल, ठीक है। तो किसके ऊपर होना चाहिए? जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी दिया जाए उतना होना चाहिए, ना कि उसके कस्टमर के ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं देखा जाए कि कस्टमर कितना बिजनेस कर रहा है, ये देखा जाए वो सिक्योरिटी कितनी दे रहा है हमें, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है बैंक क्रेडिट दिया जाए, ठीक है। और जो बैंक क्रेडिट है इंस्टीड ऑफ बीइंग टेकन एज सप्लीमेंट्री टू अदर सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज के सप्लीमेंट्री में होने के बजाय फाइनेंस के, उसको एज अ फर्स्ट सोर्स ट्रीट करना चाहिए फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो ऑल्दो कमिटी रिकमेंडेड द कंटिन्यूएशन, उसने ये रिकमेंड किया जो एग्जिस्टिंग कैश क्रेडिट सिस्टम है उसको कंटिन्यू रखा जाए उसमें, और सजेस्ट किया कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन उसमें सजेस्ट करी जिससे कि कंट्रोल जो है बैंक फाइनेंस का, एज टू कंट्रोल बैंक फाइनेंस जो कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो बैंक्स को शुड गेट द इंफॉर्मेशन, और बैंक को जो है इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसके ऑपरेशनल प्लान के बारे में कस्टमर के, ठीक है, इन एडवांस कि उसके क्या ऑपरेशनल, जब भी वो क्रेडिट लेना चाहे तो एडवांस में उसके ऑपरेशनल प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिससे कि वो रियलिस्टिक अप्रेजल कर सके उन प्लान के बारे में। और बैंक्स को जो है ये भी पता होना चाहिए जो उसका बैंक क्रेडिट का एंड यूज क्या करेगा, जो कि फाइनेंसेस उसने किया है ओनली पर्पस ऑफ इज दे आर लैंड, कि वो उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए उसको वो उधार दिया गया है, जिसके लिए उसको वो बैंक क्रेडिट दिया गया है। और रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी जो था लैंडिंग नॉर्म्स के बारे में क्या था, हैज बीन सजेस्टेड अंडर 3 अल्टरनेटिव्स, 3 अल्टरनेटिव्स में सजेस्ट किया गया था, यानी कि 3 अल्टरनेटिव्स दिए गए थे, सजेस्ट किए गए थे जिसमें से कोई भी एक फॉलो किया जा सकता था। तो फर्स्ट मेथड में क्या किया गया कि बोरोवर जो है उसको मिनिमम 25% जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए वर्किंग कैपिटल गैप के लिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। तो 25% जो अपनी वर्किंग कैपिटल गैप है उसको पूरा करने के लिए फाइनेंस उसको लॉन्ग टर्म फंड से करना चाहिए, मतलब जो उसका ओन फंड है या टर्म बोरोइंग्स है वहां से करना चाहिए। इससे क्या होगा, मिनिमम करंट रेशियो जो है उसका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर द सेकंड मेथड, दूसरे मेथड में क्या था कि बोरोवर को जो है मिनिमम 25% टोटल करंट एसेट्स का लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे वो था कि उसको कहा जा रहा है तुम्हें उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यहाँ पे कहा जा रहा है उसको लॉन्ग टर्म फंड से, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोवाइड कराना चाहिए करंट एसेट्स के लिए 25, टोटल करंट एसेट्स का 25%। दिस विल गिव, इससे कि मिनिमम करंट रेशियो जो है उसका 1.332:1 हो जाएगा। थर्ड मेथड में जो है बोरोवर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए लॉन्ग टर्म फंड से विल बी द एक्सटेंट ऑफ द एंटायर कोर करंट एसेट्स, जो उसके एंटायर कोर करंट एसेट्स हैं उसका कितना थर्ड मेथड में कंट्रीब्यूट फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड से होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 25% बैलेंस करंट एसेट्स का उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए करंट रेशियो को पढ़,
ठीक है। तो ये दूसरी कमेटी टंडन कमेटी थी। अब छोरे छोरे कमेटी रिपोर्ट है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 1979 को बनाई थी। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई थी। ठीक है, ये चेयरमैनशिप ऑफ श्री के बी छोरे के अंडर में बनाई थी, जिसने जो है रिव्यू करना था। इसने बनाई थी वर्किंग ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम। जो कैश क्रेडिट सिस्टम चल रहा था उसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी रिसेंट ईयर्स में, with particular reference to जो gap between sanction limit और extent of their utilization की, जो उनको extent of utilization यानी कि जो क्रेडिट की जो हमारा कैश क्रेडिट वाला सिस्टम था उसमें होता क्या था। उसमें जो कस्टमर एक कुछ सिक्योरिटी रखता था। ठीक है, कस्टमर कुछ सिक्योरिटी रखता था। अनिक्की, ये क्या चीज है तुमने जो भेजा है कि 16 दिसंबर लास्ट डेट है कंफर्मेशन की, किस चीज की? सर वो एक्चुअली हम लोग जो जितने भी थर्ड ईयर वाले हैं बीए और बीकॉम दोनों, तो थर्ड हमने ईयर वाले, फिफ्थ सेमेस्टर वाले। यस सर, बीए और बीकॉम दोनों। सो हम लोगों ने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। सो मतलब बहुत सारे टीचर्स जा रहे हैं बीए के ऑलरेडी, एंड बच्चे भी हैं, एंड फिर हम लोगों ने अपने बीकॉम वाले टीचर्स को भी भेजा है, मतलब मैंने फिर सबको भेज दिया। अच्छा, यस सर। ठीक तो है, सर आप मतलब पूरा पढ़ लेना उसको, मैंने सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। अच्छा, ठीक है, ठीक। यस सर। एंड सर बता देना, मतलब सर हमें पता आप चलोगे पर मना मत करना सर। मेरी तो क्लासेस हैं, शारदा यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले रहा हूँ ना मैं। सर जनवरी में जाएंगे, हाँ, अभी थोड़ी। जनवरी में तो चल रही है मेरी क्लासेस। सर ऐसा थोड़ी हो सर, छुट्टी ले लेना सर, मतलब थोड़े टाइम की बात है सर, देख लो हमारा लास्ट ईयर है वैसे भी। सर मेरी देख के बता क्लासेस देना वहां पर लास्ट 19 जनवरी तक है। सर। अब आप मैं क्या बोलूं सर, आप देख के बता देना सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसमें क्या था कि कैश क्रेडिट में होता क्या है, कैश क्रेडिट में कंपनी जो भी है जिसको कैश क्रेडिट चाहिए होता है वो कुछ सिक्योरिटी देती है। ठीक है, तो उस सिक्योरिटी के बेसिस पे बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, उसको एक लिमिट प्रोवाइड करा देता है कि इतना लिमिट तक तुम विड्रॉ कर सकते हो बैंक से। ठीक है, सैंक्शन कर देता है उसको। अब उस सैंक्शन लिमिट पर उसको पूरा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। जितना वो विड्रॉ करता है उसी के ऊपर उसे लिमिट उसी पर ही उसे इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, तो अब जो ये कैश क्रेडिट था, कैश क्रेडिट सिस्टम था, इसकी वर्किंग के ऊपर कि ये कैसा चल रहा है, कैसा लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर इन्होंने ये छोरे कमेटी बनाई थी जिसमें कैश क्रेडिट का सिस्टम को रिव्यू करना था, रिसेंट ईयर्स में क्या चल रहा है उसमें। ठीक है, पर्टिकुलरली किस खास तौर से किसके लिए जो गैप होता है उनको, जो सैंक्शन की होती है लिमिट और जितना वो यूटिलाइज करते हैं अमाउंट, क्योंकि पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं। मान लो 1 लाख रुपए की लिमिट दे दी, वो यूटिलाइज करे 20,000 रुपए। तो ये जो गैप है बिटवीन यूटिलाइजेशन एंड सैंक्शन लिमिट, उसको स्टडी रिव्यू करने के लिए था ये। ठीक है, तो ऑल्सो एक सजेस्ट करना था कि अल्टरनेटिव टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी सजेस्ट की जाए जो कि इंश्योर करे ग्रेटर क्रेडिट डिसिप्लिन बन सके। तो जो इसकी रिकमेंडेशन थी कमेटी की वो ये थी कि बैंक को जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑब्टेन करनी चाहिए इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम ऑल द बोरोवर्स, जितने भी बोरोवर्स हैं वर्किंग कैपिटल क्रेडिट के। ठीक है, लिमिट्स ऑफ ₹50 लाख एंड अबव। ठीक है, जो 50 लाख है उससे अबव वाले हैं उन सबसे जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में क्वार्टरली स्टेटमेंट लेना चाहिए। बैंक्स को जो है एक अंडरटेक अ पीरियडिक रिव्यू ऑफ लिमिट ऑफ 10 लाख एंड अबव, 10 लाख और उससे अबव वाला का पीरियडिक जो है पीरियडिकल रिव्यू करना चाहिए। बैंक शुड नॉट बी बाइफरकेट कैश क्रेडिट अमाउंट इनटू डिमांड लोन और कैश क्रेडिट कंपोनेंट। ठीक है, और उसको बाइफरकेट अलग अलग नहीं करना चाहिए, एक ही रखना चाहिए क्रेडिट अकाउंट की, और क्रेडिट अकाउंट को डिमांड लोन और कैश क्रेडिट कंपोनेंट में बाइफरकेट नहीं करना चाहिए। ये इसकी रिकमेंडेशन है। और क्या है कि अगर बोरोवर क्वार्टरली रिटर्न सबमिट नहीं करता टाइम पर बैंक में, तो उसको पेनल्टी
50 इंटरेस्ट जो है उस पे चार्ज करना चाहिए 1% का टोटल अमाउंट जो भी आउटस्टैंडिंग है उस पीरियड डिफॉल्ट पीरियड के लिए। बैंक जो है डिस्करेज करे सैंक्शन ऑफ टेम्पररीली लिमिट्स, ठीक है, टेम्पररी लिमिट्स जो है डिस्करेज करे बाय चार्जिंग की एडिशनल 1% इंटरेस्ट चार्ज किया जाए ओवर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक जो है सेपरेट क्रेडिट लिमिट जो है फिक्स करे पीक लेवल के लिए और नॉन पीक लेवल के लिए जब भी जहाँ पर भी पॉसिबल हो। बैंक शुड टेक स्टेप्स टू कन्वर्ट कैश क्रेडिट लिमिट इनटू बिल लिमिट्स फॉर फाइनेंसिंग सेल, ठीक है, फाइनेंसिंग सेल को के लिए जो है क्या करे स्टेप्स ले कन्वर्ट करने का कैश क्रेडिट लिमिट को बिल लिमिट्स में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी छोरे कमेटी। अब है मराठे कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये भी जो है रिजर्व बैंक ने जो है बनाई थी, एस्टैब्लिश की थी मराठे कमेटी, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये 1982 में अपॉइंट किया था कमेटी को चेयरमैनशिप ऑफ मराठे वर्किंग ऑफ क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, ठीक है, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए तो और सजेस्ट करने के लिए कि मीनिंगफुल डायरेक्शन दिया जाए क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए फंक्शन रिजर्व बैंक का। तो रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी एक्सेप्ट कर ली थी रिजर्व बैंक ने माइनर मॉडिफिकेशन के बाद। तो प्रिंसिपल रिकमेंडेशन जो थी मराठे कमेटी की वो क्या थी? कमेटी ने ये डिक्लेयर किया था कि थर्ड मेथड, ठीक है, कंपनी ने डिक्लेयर किया था थर्ड मेथड, ठीक है, लैंडिंग करने का जो कि टंडन ने सजेस्ट किया था, टंडन कमेटी ने जो सजेस्ट किया था वो थर्ड मेथड डिक्लेयर किया था, ठीक है। कमिटी टू बी ड्रॉप्ड, टंडन कमिटी टू बी ड्रॉप्ड कि उसको ड्रॉप कर दिया जाए। हेंस इन फ्यूचर बैंक वुड प्रोवाइड क्रेडिट फॉर वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड, कि फ्यूचर में वो किसके सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग दे, थर्ड मेथड को ड्रॉप कर दें, हटा दें। कमिटी ने सजेस्ट किया था कि फास्ट ट्रैक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाए क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल इन बैंक्स को इम्प्रूव करने के लिए, और रिकमेंडेड किया था कमर्शियल बैंक्स को कि वो रिलाइज कर सकें विदाउट प्रायर अप्रूवल के बैंक रिजर्व बैंक को 50% ऑफ द एडिशनल क्रेडिट रिक्वायर्ड बाय द बोरोवर्स, 75% केस ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, उसके एस्टिमेट्स प्रोजेक्शन जो है प्रोडक्शन की और सेल्स चार्जेबल करंट एसेट्स जो है अदर करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज में अदर देन बैंक बोरोइंग्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल वो रीजनेबल हो इन टर्म्स ऑफ पास्ट ट्रेंड और assumption regarding most likely trends during the future projects period. Classification of assets or liability as current or non-current, conformity with the guidelines issued by the Reserve Bank, ठीक है। जो हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है वो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में। प्रोजेक्ट करंट रेशियो जो है प्रोजेक्टेड करंट रेशियो वो 1.33:1 का हो। बोरोवर हैज बीन सबमिटिंग क्वार्टरली इंफॉर्मेशन और वो अपनी क्वार्टरली सबमिशन जो है क्वार्टरली इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जो है वो कर रहे हो फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है, पास्ट 6 मंथ्स का विद इन प्रेस्क्राइब टाइम और अंडरटेक्स टू डू सो सेम इन फ्यूचर, की वो फ्यूचर में भी करते रहेंगे अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट। बोरोवर ये भी जिम्मेदारी लें कि वो सबमिट करेंगे बैंक को हिज एनुअल काउंट रेगुलरली एंड प्रॉम्प्टली फॉर फर्दर। बैंक को रिक्वायर्ड होता है रिव्यू करने के बोरोवर्स फैसिलिटीज को एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इवन इफ बोरोवर्स डज नॉट नीड एनहांसमेंट इन क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये क्या उनसे मराठे कमेटी है। कन्नन कमेटी क्या है? अच्छा ये जो हमारा ये जो एग्जाम का वो भेजा था तुम लोग ने, किसने भेजा था एग्जाम पेपर भेजा था ना, ये पेपर एग्जाम पेपर है ना, श्रुति गुप्ता है, श्रुति गुप्ता, नेहा ऋतिका निक्की ऋतिका जारा नहीं है सर। नहीं है। तो ये क्वेश्चन पेपर था ना, यस सर। डाउनलोड ऑल, एक सेकंड देखते हैं, कंट्रोल इसको एक बार देख लेते हैं। बीकॉम
इसमें इसका क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो देखना है। जैसे ये थर्ड पेज है, एबीसी लिमिटेड, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट इतना, 4 ईयर एन्युटी ऑफ इतना पर ईयर इज डिवाइडेड। ये तो सेम वही क्वेश्चन आया जो तुमने मुझे भेजा है। हम्म, निक्की, यस सर। ये तो सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन सी बुक का क्वेश्चन भेजा था तुमने? सर आरपी रस्ट हो गया है। आरपी रस्तोगी। यस सर। अच्छा, देखो मैंने कहा था ना रस्तोगी ज्यादा फॉलो होती है, लेकिन थोड़ी टफ टिपिकल पड़ती है ये। हाँ जी सर, थोड़े मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा पीवी लेना है कि एफवी लेना है। हाँ तो पीवी क्यों नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पे बोला था फ्यूचर वैल्यू निकालो। नहीं सर, यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे तो थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चंस में सर। बाकी क्वेश्चन अच्छा, तो ये एन्युटी कंपाउंड वैल्यू सेम ये है। 7 नंबर का क्वेश्चन आया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया। कंपाउंड वैल्यू तुम्हें टेबल भी दिया हुआ है, तुम्हें ये भी तो दिक्कत नहीं है कि हमें कौन सी टेबल टेबल में क्वेश्चन देखना है। में दी हुई होगी, मतलब ये तो ऐसा देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा। इसमें तो दी हुई है। देखो या तो और टेबल दे तो देते हैं 7 या नंबर तो, का क्वेश्चन है ये तो इतना इजी। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। तुमने पढ़ा है ना इसलिए इजी लग रहा है ये। हाँ जी सर। ठीक है, जैसे ये एबीसी लिमिटेड कंसीडर कर रहे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, it is estimated that profits before depreciation would increase by itna each year for the first 4 years itna each of the remaining period, and advertisement cost itna incurred 5 first year which is not included in the above estimated profit. The cost will be allowed for tax purposes in the first year. A plant costing itna will be installed for production new product. The salvage value of the plant after 10 years is estimated to be a working capital investment of 20 will be required in year of installment. On the page है, थर्ड पेज है, सेकंड पेज है, फिफ्थ पेज है, फोर्थ पेज है। Of the plant and a further 15,000 is the following year. The company's tax rate is 30% and it claims return down value development. Company's required rate of return is itna. Should the company introduce a new product on the basis of new net present value? Net present value का क्वेश्चन आया है ये, खतरनाक क्वेश्चन आया है ये वाला। इसके और में आया है। अच्छा, ये फोर्थ वाला जो था ये था थर्ड क्वेश्चन, नहीं ये था कौन सा क्वेश्चन? हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में और में भी क्वेश्चन जो आया है वो कौन सा आया है? फोर्थ। डिस्कस द रीजन फॉर conflicting ranking under NPV at IRR technique. Which method is preferable and why? A company is considering a proposal of installing a drying equipment. Equipment would involve a cash outlay of itna and net working capital itna. The expected life of the project is 5 years without any salvage value. Working capital is to be realized in last year. Fourth, fifth page. Assume that company is allowed to charge depreciation on a straight line basis. Purpose, the estimated before tax and depreciation cash flows are this. Accounting rate of return वाला हुआ। कैलकुलेट द इक्विपमेंट्स पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। इतना लंबा क्वेश्चन देने के बाद पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने को बोल रहा है। इफ द कंपनीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 12%, अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दे रहा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है, एंड ऑल्सो एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट। हाँ, तो दो चीजें करने को कह रहा है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने को कह रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करने को कह रहा है। टेबल भी दी हुई है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज इतना विद शेयर ऑफ फेस वैल्यू इतना। द कंपनी ऑफ प्लांट, फिफ्थ सिक्स पेज का है,
हैज डेट कैपिटल ऑफ इतना एट 10% इंटरेस्ट, सेल ऑफ द फर्म और इतना यूनिट पर एनम, सेलिंग प्राइस इतना पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इतना पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अमाउंट इतना यूनिट, द कंपनी पेज टैक्स 35%, सेल इंक्रीजेस बाय 10%, कैलकुलेट percentage increase in EPS, degree of operating leverage two levels at the two levels, or degree of financial leverage at the two levels. तो सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग तो टॉप करोगे जैसा मैंने पढ़ाया अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो। Okay, sir. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिस्कस कर चुके थे हम क्लास में। वन लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर इज इतना, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे, 7th पेज, company will pay dividend of 2 per share at the end of the current year, each which will be grow at 7% forever. The tax rate is 30%. You are required to calculate the weighted average cost of capital using book value weight और market value weight। ये भी सिंपल है, एक बार रिवाइज कर लोगे ना, क्वेश्चन कर लोगे तो सब आसान है। ये जो 10 ईयर है ना तुम लोग के, वहां से भी कैलकुलेट करके देखना। ये तो यू लिमिटेड एल वाला मोदी गिलियानी मिलर, ये तो हम कर भी चुके हैं शायद। ULL ये तो शायद मॉड्यूल्स में भी है तुम लोग का। 6,00,000 15% डेट एज्यूमिंग ऑल द मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच एजम्पशन और मेट, द कॉर्पोरेट टैक्स इज इतना, द EBIT इतना, इक्विटी कैपिटलाइजेशन ऑफ अनलिवर्ड फर्म इतना है, विल बी वैल्यूड। नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बस मेन चीज क्या है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल, उसमें थ्योरी जरूर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम लोग न्यूमेरिकल करके चले जाओ तो भी कर लोगे, या सिर्फ थ्योरी कर लो तो भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, ठीक है। थ्योरी भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। थ्योरी के लिए सिंपल चीज ये है कि कॉन्सेप्ट आने चाहिए तुम लोग को, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल अच्छे हैं और पॉइंट्स याद होने चाहिए, पॉइंट लिखोगे और न्यूमेरिकल अच्छे होंगे तो टीचर चेक करने वाला फुल मार्क्स तुम्हें दे देगा। ज्यादा वो अपना दिमाग खराब नहीं करेगा थ्योरी पढ़ने में, अगर तुम्हारा जो न्यूमेरिकल अच्छे से होंगे तो। इंडिफरेंस पॉइंट, आर्बिट्रेज प्रोसेस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नेट फ्लोट, ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल तो हम पढ़ ही चुके हैं, इंडिफरेंस पॉइंट भी, आर्बिट्रेज प्रोसेस भी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये आसान है, पढ़ लेंगे। नेट फ्लोट stand by optimum dividend policy of the firm, explain the Baumol's model of cash management in details। ये वाला हमें पढ़ना है, क्लास में करना है ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड, सही है भाई, आसान क्वेश्चन है। थोड़ा ना ध्यान से पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा फाइनेंस का तुम लोग का। तो अब हमारा ये लास्ट वाला रह गया है, कन्नन कमेटी, ठीक है। कमेटी का तो कोई क्वेश्चन शायद इसमें आया नहीं है, तो अगर तो लेकिन पढ़ लेना अच्छी बात है, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या चीज आ जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट पे नजर रखना सही नहीं होता है, हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कनन कमेटी फर्स्ट कमेटी थी, वाज द फर्स्ट कमेटी जिसने सजेस्ट किया था यूनिफॉर्म फॉर्मूला MPBF के लिए शुड गो, ठीक है, फॉर MPBF शुड गो एंड द बैंक शुड हैव द सोल डिस्क्रीट टू डिटरमाइन बोरोइंग लिमिट्स ऑफ कॉर्पोरेट। बैंक्स को पूरा डिस्क्रिशन होना चाहिए कि बैंक्स की मर्जी खुद डिसाइड करें कितना बोरोइंग लिमिट दे, कितना ना दे कॉर्पोरेट्स को। और लेकिन चेंज जो है MPBF सिस्टम से शुड कीप इन व्यू द साइज ऑफ वेरियस बैंक्स, कि वो साइज क्या है बैंक का उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिलीगेशन सिस्टम, एक्सपोजर लिमिट जो है वो साइज ऑफ बैंक्स के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। बैंक्स एंड द बोरोवर शुड बी लेफ्ट फ्री टू डिसाइड, ठीक है, दोनों को हमें फ्री छोड़ देना चाहिए डिसाइड करने के लिए सिस्टम दे अडॉप्ट, कौन सा सिस्टम वो अडॉप्ट करना चाहते हैं अपनी कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। मेन रिकमेंडेशन जो थी कमेटी की वो क्या थी,
system of cash credit should be replaced by a system of loan for working capital. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट की जगह क्या होना चाहिए, सिस्टम ऑफ लोन होना चाहिए. यूनिफॉर्म फॉर्मूला होना चाहिए, शुड बी अबॉलिश, यूनिफॉर्म फॉर्मूले को जो है अबॉलिश कर देना चाहिए. बैंक शुड गिवन, उनको डिस्क्रिशन देना चाहिए कि बोरिंग लिमिट्स खुद से डिसाइड करे कॉर्पोरेट के लिए. ठीक है. द कॉर्पोरेट बोरोवर्स मे बी अलाउड, जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो इशू कर सके शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और उनको बैंक जो है उनको इन डिबेंचर को सब्सक्राइब भी कर सके. मार्जिन्स और होल्डिंग लेवल जो स्टॉक का है और रिसीवेबल का है एज सिक्योरिटी मे बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ बैंक. ये मार्जिन क्या होता है पता है किसी को? जब बैंक्स की लोन की बात आती है तो मार्जिन क्या होता है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर बता दो आप. मैं बता दूं. तो तुम लोग ने ट्वेल्थ में इको में भी पढ़ा होगा कि हम जो है बैंक जो है जो वो करता है ना मनी कंट्रोल करता है, उसमें एक टेक्निक होती है मार्जिन की, मार्जिन रिक्वायरमेंट की टेक्निक होती है. ठीक है, जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देता है, जब डिफ्लेशन का टाइम होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को डिक्रीज कर देता है. तो वहां पे हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पढ़ा है. मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जो होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन उसके सिक्योरिटी और सैंक्शन लोन के बीच में. ठीक है, तो कभी भी जो लोन है जितने की सिक्योरिटी होती है उतने का नहीं मिलता है. जैसे 1 लाख की सिक्योरिटी रखी है तो 80,000 का लोन मिलेगा, उसकी मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये जो डिफरेंस होता है ये मार्जिन होता है. तो अब मार्जिन कितना भी हो सकता है. अगर 40,000 का मार्जिन, अगर 40% का मार्जिन रखने का मतलब है तो 1 लाख की सिक्योरिटी रख रहा है तो उसको 60,000 का ही लोन मिलेगा. 20% मार्जिन का मतलब क्या है? 20% कम करके उसको लोन मिलेगा. ठीक है, 30% मार्जिन का मतलब है इसका 30% काट करके बाकी का लोन मिलेगा उसे. ठीक है, तो ये मार्जिन जो होता है ये डिफरेंस होता है कि कितना उसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखनी है, जितने का लोन चाहिए उससे कितना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उसे रखनी है. तो अब जो मार्जिन और जो होल्डिंग लेवल्स है स्टॉक का, कितना स्टॉक उसको होल्ड करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, रिसीवेबल्स का, स्टॉक्स का सिक्योरिटी के तौर तौर पे, वो डिस्क्रिशन ऑफ बैंक्स के ऊपर छोड़ा जाए. ठीक है, यानी कि बैंक उसको बताएगा कि कितना तुम्हें रखना है मार्जिन. बेंचमार्क करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का बेंचमार्क 1.33:1 को शुड बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन, मतलब उसको हमें फिक्स नहीं करना, ये बैंक के ये भी डिस्क्रिशन पे छोड़ा जाए कि वही डिसाइड करे कि उसे कितना रेशियो मेंटेन करना है कॉर्पोरेट को. ठीक है. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो शुड बी फ्लोटेड इंडिपेंडेंटली बाय बैंक. तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इंडिपेंडेंटली चलाए बैंक्स. बैंक शुड बी अलाउड टू डिसाइड, वो पॉलिसी खुद डिसाइड करे नॉर्म्स की कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए. बोरोवर्स विल हैव टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल, बोरोवर्स को जो है पहले से प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के लिए आउटसाइड बिजनेस इन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के लिए. बैंक्स शुड ऑल्सो ट्राई आउट सिंडिकेट फॉर्म ऑफ द लैंडिंग, सिंडिकेट फॉर्म ऑफ लैंडिंग को खुद ट्राई आउट करे. Periodical statement of stocks, debentures coupled with verifications of security to be credit monitored, monitoring tools. ठीक है, तो ये सब जो है इसके रिकमेंडेशंस थे. ठीक है, कन्नन कमेटी के. तो ये कमेटी जो है चांसेस होते हैं कमेटी के आने के, कमेटी रिपोर्ट के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसको ज़रूर पढ़ लेना. ठीक है, इस पेपर में तो नहीं आया है लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कमेटी पर क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं. ठीक है. Walters, from the following information ascertain whether the firm is following an optimal dividend policy as per Walter model. सातवां.
total earnings, number of equity shares, 100 each, no, dividend paid, no, price earning ratio, no, PE ratio, dividend policy from the value. Also find out what should be the PE ratio at which the dividend policy will have no effect on your share. हाँ, तो अब एक चीज और है भाई। हाँ, कितने बच्चे हैं? अटेंडेंस तो सब लोग की हो गई ना, तुम लोग की? Yes, sir. ठीक है, टाइम भी हो गया है लगभग, आज पूरा टाइम हो गया। तो भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो आप लोग ऐसे पूछो जैसे क्वेश्चन पेपर मैं ही बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग जा सकते हो और दूसरी क्लास होगी आप लोग की। ठीक है। Okay, sir. Thank you. ओके।